एक देश जहां कभी डेमोक्रेसी आ चुकी थी, प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड था, लेकिन एक दिन अचानक उस प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाता है बिना किसी इलेक्शन, बिना किसी वोटिंग के। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ईरान यानी पर्शिया की। पर्शिया यानी कि ईरान इतिहास में कई चरणों से गुजरा है। कई चरणों से गुजरा है यानी कि अलग अलग सिस्टम यहाँ पर आते रहे, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से यहाँ पर रूल किया। तो सबसे पहले समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि 1906 का इंसिडेंस। 1906 तक यहाँ पर प्योरली डिक्टेटर गवर्नमेंट हुआ करती थी। कौन रूल करते थे? तो कजर डायनेस्टी थी। इस कजर डायनेस्टी के अंदर कोई भी पार्लियामेंट नहीं हुआ करती थी। हालांकि जुडिशरी अलग थी, लेकिन जुडिशरी में अपॉइंट भी कौन करता था? जो वहां का राजा होता था, जिसे क्या बोलते थे? जिसे शाह बोलते थे। शाह अपॉइंट करता था किसको? जुडिशरी के लोगों को और बाकी सब लोगों को। ठीक है। 1906 के अंदर ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिवॉल्यूशन होता है। ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिवॉल्यूशन के बाद वहां पर मजलिस का फॉर्मेशन होता है। मजलिस क्या है? मजलिस वहां की पार्लियामेंट को बोलते हैं। ईरान की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? मजलिस। तो 1906 के ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिवॉल्यूशन के बाद मजलिस का फॉर्मेशन होता है और मजलिस के पास पावर आ जाती है। वो पावर बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा हो जाती है कि 1925 में मजलिस के अंदर वोटिंग के द्वारा कजर डायनेस्टी को खत्म कर दिया जाता है। इसका समाप्त कर दिया जाता है। कजर डायनेस्टी के रूल को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन कजर डायनेस्टी के रूल के समाप्ति का, उसके अंत का ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई या वहाँ पर डिक्टेटरशिप खत्म हो गई। सिर्फ डायनेस्टी बदल गई, शाह नहीं बदला। शाह अभी भी है। अब शाह कौन बन गया? अब शाह बन गया पहलवी, मोहम्मद रज़ा पहलवी। लेकिन इसके अंदर, पहलवी डायनेस्टी के अंदर जो मजलिस है वो स्ट्रांग होती चली गई। मजलिस स्ट्रांग होती चली गई और ये कब हुआ? 1925 में वोटिंग के द्वारा कजर को हटा दिया गया और पहलवी को ले आए। यहां पर मजलिस, आप लोग समझो कि मजलिस क्या हो गई है? अब स्ट्रांग हो गई है। तो अब क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो एक प्राइम मिनिस्टर बनता है 1941 में, मोजाद्देक। वो जब यहां पर प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो क्या करता है? नेशनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, जिसमें कि पेट्रोलियम, गैस, ये सब भी इन्वॉल्व था। अब जब उसका नेशनलाइजेशन हो जाता है तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया हुआ होता है उन लोगों को नुकसान होता है। यूएसए को नुकसान होता है, ब्रिटेन को नुकसान होता है। तो यूएसए और ब्रिटेन को चूंकि नुकसान हो रहा था तो उन्होंने क्या किया? 1953 में CIA और MI6 ने मिलकर मोजाद्देक को हटा दिया और पहलवी को, मोहम्मद रजा पहलवी को पावरफुल बना दिया, सुप्रीम लीडर बना दिया एक तरीके से। उसके हाथ में सारी पावर दे दी, उसे डिक्टेटर बना दिया वहां का। अब वो डिक्टेटर बन गया किसकी मदद से? CIA की मदद से। तो वो सारे वो काम करने लगा जो किसके इंटरेस्ट के थे? US इंटरेस्ट के थे। यानी कि क्या करने लगा? वहां पर वेस्टर्न एजुकेशन लेके आया, लिबरलाइजेशन लेके आया, प्राइवेटाइजेशन लेके आया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, जो नेशनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ था उसे खत्म किया। तो US इंटरेस्ट को सर्व करने लगा। US को बड़ा पसंद आ रहा था। लेकिन जो ये वेस्टर्नाइजेशन लेकर आया,
इसके खिलाफ वहां के इस्लामिक क्लेरिक्स खड़े हो गए। उनको पसंद नहीं आ रहा था इस्लामिक क्लेरिक्स को कि वेस्टर्नाइजेशन हो, हमारे देश में महिलाएं छोटे कपड़े पहनकर घूमें, महिलाओं को पढ़ने की बोलने की आज़ादी मिले। ये वहाँ के इस्लामिक क्लेरिक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तो रोहिल्ला खोमेनी के अंदर एक रिवॉल्यूशन होता है वहाँ पर 1979 में, और 1979 में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। रोहिल्ला खोमेनी के अंदर होता है इस्लामिक रिवॉल्यूशन, और उस इस्लामिक रिवॉल्यूशन में पहलवी गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दिया जाता है। इवन पहलवी को देश छोड़ के भागना पड़ता है। वो लंबे समय तक उसके बाद यूएसए में रहते हैं। लेकिन 1979 में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। क्या बदलाव आता है कि 1979 से पहले देखो तो वहाँ के लोग एकदम लिबरल सोसाइटी में रह रहे हैं। वहाँ की महिलाएं बाज़ारों में जा रही हैं, एजुकेशन ले रही हैं। वहाँ पर गलियों के अंदर लव स्टोरीज़ भी पनप रही हैं, जिसमें से कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है। अगर आप लोगों को कभी समय मिले तो पढ़िएगा ज़रूर, स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान। कैसे 1979 के रिवॉल्यूशन से पहले लोगों को आज़ादी थी, लोग मिल रहे थे, लोग एक दूसरे को चिट्ठी लिख रहे थे। लेकिन 1979 के बाद किस तरीके से परिस्थितियां बदल गई आम लोगों के लिए। हम लोग जियोपॉलिटिकल स्तर पे देखते हैं, हम लोग नेशनल स्तर पे देखते हैं, लेकिन एक और पहलू होता है वॉर का, जो है बड़ा ही पर्सनल लेवल, जो है एकदम लोगों तक जाकर। बच्चों पर क्या असर पड़ता है, महिलाओं पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो वॉर को रोमांटिसाइज करने से पहले, किसी भी चीज़ को रोमांटिसाइज करने से पहले उसके हर एस्पेक्ट को हमें समझना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान को ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, तो 1979 में खोमेनी की गवर्नमेंट आ जाती है। खोमेनी वहाँ का क्या बन जाता है, सुप्रीम लीडर बन जाता है। सुप्रीम लीडर कैसे बनते हैं, तो ऐसे नहीं कि अपने आप बन गए। सुप्रीम लीडर को बनाने के लिए वहां पर एक गार्जियन काउंसिल होती है, गार्डियन काउंसिल। ये गार्डियन काउंसिल क्या होती है कि इसके अंदर 6 इस्लामिक क्लेरिक्स होंगे और 6 जूरिस्ट होंगे, जो किसको अपॉइंट करेंगे, सुप्रीम लीडर को अपॉइंट करेंगे। यही लोग मजलिस के द्वारा बनाई गई, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा, जिसमें कि मेरे ख्याल से 209 लोग हैं, 290 मेंबर्स हैं वहाँ के पार्लियामेंट में, और एक प्रेसिडेंट है। ये लोग मिलकर लॉ बनाते हैं। लेकिन ये लॉ बनाने के बाद कहाँ जाएगा, गार्डियन काउंसिल के पास जाएगा। फिर वो गार्डियन काउंसिल चेक करेगा कि क्या वो लॉ कहीं इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट तो नहीं है, कुरानिक लॉ के अगेंस्ट तो नहीं है। क्योंकि 1979 में जो खोमेनी की गवर्नमेंट बनी, जो सुप्रीम लीडर बना, वो किस तरह का बना, वो थियोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना। थियोक्रेटिक यानी कि भगवान के, ईश्वर के, अल्लाह के आधार पे। सोवरेनिटी कहाँ लाई करती है, अल्लाह में लाई करती है, भगवान में लाई करती है, ईश्वर में, गॉड में लाई करती है। तो ऐसी गवर्नमेंट को थियोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे। ऐसा नहीं है कि वहां इलेक्शन नहीं होते, ये जो 290 मेंबर हैं ये इलेक्टेड है, लेकिन पावर किसके पास है, सुप्रीम लीडर के पास है। इसके अलावा एक और काउंसिल होती है, उसमें इस्लामिक क्लेरिक्स होते हैं। वो इस्लामिक क्लेरिक्स सुप्रीम लीडर को अपॉइंट भी कर सकते हैं, सुप्रीम लीडर को रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन ये थ्योरेटिकल है। अभी तक प्रैक्टिकली किसी भी सुप्रीम लीडर को इस तरीके से हटाने की बात नहीं आई है। ठीक है ना, तो इस्लामिक क्लेरिक्स हैं, सब चीज़ें हैं। लेकिन 1979 में एक और चीज़ होती है,
पहलवी गवर्नमेंट के समय में क्या थी? आर्मी। तो खोमनेई को ये डर था कि पहलवी की आर्मी कहीं विद्रोह ना कर दे उसके अगेंस्ट, तो इसीलिए आर्मी को कम पावरफुल बनाते हुए एक IRGC यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को बनाया गया। ये इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स सीधे अल्लाह के फरमान पे चलते हैं। ये किसी लीडर के, किसी उसके फरमान पे नहीं चलते, किसी के अंदर अपॉइंटेड नहीं है, ये सीधे अल्लाह के फरमान पे चलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक लड़ाके हैं। इसीलिए आज US को ईरान के अंदर दिक्कत आ रही है। US जो कि वर्ल्ड पावर है, सुप्रीम पावर है दुनिया की, वो ईरान के सामने आज लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन देख रहे हैं हम लोग कि दोनों तरफ नुकसान हो रहा है। जबकि अंदाज़ा ये लगाया गया था कि 4 दिन के अंदर वॉर ख़त्म करके आ जाएंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, रिजीम चेंज करके आ जाएंगे, लेकिन वहाँ का स्ट्रक्चर बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। तो ये IRGC जो है ये भी 32 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आप सुप्रीम लीडर को मार दो, इन 32 में से जो लीडर होगा वो बन जाएगा IRGC के सुप्रीम लीडर को। आप देश के सुप्रीम लीडर को मार दो, कोई और सुप्रीम लीडर बन जाएगा। तो इसीलिए वहां पर रिजीम चेंज होना बड़ा ही टिपिकल है, इतना आसान नहीं होगा। वहां पर ग्राउंड पर फोर्सेस को उतारना पड़ेगा, ये बात हो रही है। अच्छा, ग्राउंड पर फोर्सेस उतारने का मतलब सीधे सीधे IRGC से लड़ाई लेना। अब ईरान की जो ज्योग्राफी है वो भी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि वहाँ पर ग्राउंड पर बाहर की फोर्सेस को आकर लड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर डेजर्ट है, डेजर्टेड एरिया है, यहाँ पहाड़ी है, इसको बोलते हैं जाग्रोज माउंटेन, इधर भी पहाड़ी है, इसको बोलते हैं एल्ब्रूज माउंटेन्स। यहीं पर दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स पाए जाते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स दुनिया के जो हैं वो ईरान के पास है। अब US का क्या इंटरेस्ट है, US ने क्यों हमला कर दिया? तो US का समझो कि US क्या चाहता है कि जितनी भी डील हो दुनिया के अंदर, जितना भी पेट्रोल बिके दुनिया के अंदर, वो किस में बिके? वो बिके डॉलर में, जिसको बोलते हैं पेट्रो डॉलर कंसेप्ट। तो सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, ईरान है, बहरीन है, UAE है, ओमान है, यमन है, ये सब क्या करते हैं? ये सब डॉलर में पेट्रोल देते हैं। तो डॉलर में पेट्रोल देने की वजह से क्या होता है कि पेट्रोल तो सबको चाहिए, एनर्जी तो सबको चाहिए, है ना? एनर्जी सबको चाहिए, तो पेट्रोल में अगर डॉलर में अगर हम लोग एनर्जी खरीदेंगे तो क्या होगा? डॉलर को अपने आप सपोर्ट मिलेगा। डॉलर को अपने आप सपोर्ट मिलने से क्या होगा? अमेरिका कहीं भी वॉर लड़ेगा तो उसका जो खर्चा है वो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया पे डिवाइडेड होगा। इस कंसेप्ट को भी हम लोग किसी दिन समझेंगे अच्छे से, ठीक है? लेकिन अभी क्या समझना जरूरी है कि ये सब हैं US एलाइज और एक ये इजराइल। ईरान क्या करता है? ईरान यूरो में पेट्रोल दे देता है। हालांकि इंडिया को तो 2018 से पहले हम लोग उसको पैसा नहीं देते थे पेट्रोल के बदले। हम लोग पेट्रोल के बदले उसको बोलते थे, मान लो हमने $500 बिलियन का पेट्रोल खरीद लिया, पेट्रोलियम खरीद लिया ईरान से, तो हम उसको पैसा नहीं देते थे, हम उसको कोई करेंसी नहीं देते थे। हम कहते थे कि इंडिया से तुम क्या करो, इतने ही रुपए का सामान मंगा लो। अब देखो इंडिया के लिए ईरान इंपॉर्टेंट क्यों है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि देखो इंडिया की भी ज्योग्राफी ऐसी है कि अगर हमें यूरोप या सेंट्रल एशिया में ट्रेड करना है, हमें वहाँ पर जाना है, हमें वहाँ पर शिपमेंट भेजना है या कुछ भी भेजना है, तो इधर पाकिस्तान जाने नहीं देगा, इधर चाइना जाने नहीं देगा। बचा क्या रास्ता? एक रास्ता ये है घूम के पूरा उधर से नॉर्दर्न सी रूट से होके, जो अभी डेवलप हो रहा है। दूसरा रास्ता क्या है?
कि हमारा मुंद्रा पोर्ट है, यहाँ पर कांडला पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, यहाँ से हम जाएं चाबहार पोर्ट। तो चाबहार पोर्ट की डील करी हमने ईरान के साथ और कहा कि भाई हम ये वाला रूट इस्तेमाल करेंगे जिसको बोलते हैं INSTC। इस INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर से हम लोग रशिया से ऑयल मंगाते रहे हैं। 2024-2025 में हमने रशिया से ऑयल इसी रूट से मंगाया, काफ़ी सारा इस रूट से मंगाया। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे आजकल बंद कर दिया है। चाबहार पोर्ट की भी कहानी क्या है कि चाबहार ईरान अभी USA और वेस्ट वर्ल्ड क्या करता है, ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है या उनको शक है कि ईरान क्या कर रहा है, ईरान न्यूक्लियर पावर बना रहा है, न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, जिसके चलते यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक 2015 में पैक्ट होता है ईरान और P5 कंट्रीज +1 का। ईरान प्लस P5 कंट्रीज प्लस जर्मनी, परमानेंट 5 ईरान और जर्मनी, इनका एक एग्रीमेंट होता है जिसको बोलते हैं JCPOA। JCPOA क्या था? जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो ये बताता है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर पावर को किस तरीके से डेवलप करेगा, केवल सिविल यूज़ के लिए, मिलिट्री यूज़ के लिए नहीं करेगा। और इसको चेक करने के लिए IAEA बनाया गया, उसके लोग यहाँ पर बैठेंगे ईरान के अंदर, ठीक है। IAEA क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब इनके लोगों ने जून 2025 में रिपोर्ट दी कि साहब इन्होंने यूरेनियम जो है 60% एनरिच कर लिया है और अब न्यूक्लियर वेपन बनने वाला है। 2025 जून में ईरान के ऊपर इजराइल और USA दोनों हमला कर देते हैं और इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद अभी फरवरी 2026 से ये वॉर चल ही रही है। अब आगे क्या होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, ईरान की गवर्नमेंट आगे किस तरीके से चलेगी, क्या वहाँ डेमोक्रेसी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, ये देखना तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ही। लेकिन इस वॉर से जो दुनिया भर में एक एनर्जी क्राइसिस हुआ है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे कि 20% पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल, लगभग 30% नेचुरल गैस का क्या होता है, व्यापार होता है, आना जाना होता है, फ्लीट्स जाती है ना, कार्गोज जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ से दुनिया का 20% डेटा भी जाता है, डेटा भी ट्रांसपोर्ट होता है। अब आप कहेंगे ये कैसी बातें कर रहे हो, हमारे यहाँ तो वाईफाई हवा से आता है, सैटेलाइट से आ रहा है साहब। तो ऐसा नहीं है। इंटरनेट कैसे बनता है? इंटरनेट बनता है, मान लीजिए एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है, तीसरा कंप्यूटर है, चौथा कंप्यूटर है, इनको लैन से कनेक्ट करके, इनको वायर्स से कनेक्ट करके, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए वायर्स से कनेक्ट किया जाता है। ये जो डिवाइस है जो आपके घर में रखी है जिससे वाईफाई चल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं उसी वायर से कनेक्टेड है। आप लोग कहेंगे साहब मोबाइल के अंदर भी तो इंटरनेट आ रहा है, तो मोबाइल के अंदर जो इंटरनेट आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं उसी वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो दुनिया का जो 20% डेटा है वो यहाँ पर बिछी हुई वायर्स से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे से गुजरती हैं वो वायर्स। तो अगर किसी दिन IRGC ने या कुवैत ने या किसी भी देश ने या किसी भी फोर्सेस ने इसको नुकसान पहुंचा दिया तो क्या होगा? ऐसा नहीं है कि वायर कभी कटी नहीं हो। लगभग 450 वायर्स हैं पूरी दुनिया में जो इंटरनेट चलाती हैं पूरी दुनिया का, ठीक है।
अब ये 450 वायर ऐसे नहीं है जैसे आपके घरों में आती है वायर, उस तरह की वायर नहीं है। समुद्र के नीचे है तो अलग अलग लेयर्स में है। सबसे पहली लेयर होती है इसमें अंदर ऑप्टिकल फाइबर की, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, लाइट ट्रेवल करती है और लाइट से तेज कोई चीज़ ट्रेवल नहीं करती, इसीलिए लाइट की स्पीड पे डेटा को ट्रेवल कराने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने सड़क किनारे वो देखा होगा, एक लैंप लेके बैठे रहते हैं लोग, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे वायर निकले होते हैं और उनके कोनों पे लाइट जल रही होती है, तो वो ऑप्टिकल फाइबर ही होता है, उसके अंदर से लाइट ट्रेवल कर रही होती है। ठीक है, इसी तरीके से नीचे से टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, ऊपर से टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, और जहाँ पर निकलनी है वहाँ पर वो निकल गई और डेटा को ट्रांसफ़र किया उसने। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहले कभी वायर कटी नहीं। आप लोगों को पता होगा कि ईरान जो है वो प्रॉक्सी वॉर का इस्तेमाल करता है अगेंस्ट इजराइल, यमन, लेबनान में जैसे हमास है, गाजा के अंदर हूथी रिबेल्स है, कहाँ, यमन के अंदर, उसके अलावा हिजबुल्ला है लेबनान के अंदर। तो यमन के अंदर जो इनके हूथी रिबेल्स हैं उन्होंने 2025 में ये वायर काट दी थी, लेकिन फिर जल्दी से जुड़ गई क्योंकि ये उस समय इतना एस्केलेटेड वॉर नहीं था। लेकिन आज इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यहाँ की ज्योग्राफी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर माउंटेन्स हैं, यहाँ पर गुफाएं हैं, जहाँ कॉमर्शियल फ्लीट नहीं जा पा रही है, जहाँ आर्मीज नहीं जा पा रही हैं दूसरे देशों की, जहाँ सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ अगर ये वायर कट जाए तो जोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। तो 20% डेटा का नुकसान होगा। इस 20% डेटा के नुकसान से पूरा शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इसी से क्या चलता है, गूगल चलता है आपका, यूट्यूब चलता है आपका, दुनिया भर का इंटरनेट, इंस्टाग्राम जैसे जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो ये भी एक बड़ा खतरा है। अच्छा, ये खतरा है, अभी आप लोग न्यूज़ में देख ही रहे हैं कि ईरान जो है वो कतर, बहरीन, यूएई के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमला कर रहा है। ये लोग भी उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला कर रहे हैं। ईरान मिसाइल मार रहा है इजराइल के ऊपर, इजराइल भी ईरान के ऊपर मिसाइल मार रहा है, दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर देना चाहते हैं। इवन ईरान ने इंडियन ओशन में डियागो ग्रासिया तक अपनी मिसाइल मार दी। डियागो ग्रासिया ब्रिटेन का आइलैंड है, ब्रिटेन का आइलैंड है जो उन्होंने लीज पे लिया हुआ है इंडियन ओशन के अंदर। यहाँ से CIA और अमेरिकन फोर्सेस भी ऑपरेट करती हैं, वेस्टर्न फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। तो इतनी दूर, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ही इतनी दूर पहुंच सकती है, जो कि अभी तक दुनिया में सिर्फ 5 लोगों के पास है, 5 देशों के पास है, USA, रशिया, चाइना, इंडिया, फ्रांस। ईरान के पास कहाँ से आई? तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसके अलावा एनर्जी क्राइसिस कब होने वाला है, या एनर्जी पर कितना क्राइसिस आने वाला है, गैस का कितना क्राइसिस आने वाला है, पेट्रोल का कितना क्राइसिस आने वाला है, ये इन्फॉर्मेशन अगर हम तक नहीं पहुंचेगी तो हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं रह सकते। तो इसलिए भी वहाँ से डेटा कम से कम आते रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये आगे देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से ये वॉर डेवलप होती है। कहीं वर्ल्ड वॉर 3 में तो डेवलप नहीं हो जाती, रीजनल वॉर ही बन के रहे तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि बोला है कि कुछ दिनों का पॉज रहेगा, 5 दिनों का बोला पहले, फिर कुछ 10 दिनों का बोला। देखते हैं कि ईरान की साइड से क्या आता है। ईरान तो अभी बिल्कुल भी पॉज के मूड में है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द इसमें सीज़ फायर हो जाएगा। यही दुनिया के लिए भी अच्छा होगा, सभी लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से अगर ये वॉर और ज़्यादा लंबी चलती है तो एनर्जी क्राइसिस आना तय है। एनर्जी क्राइसिस आएगा, दुनिया में रिसेशन आएगा, भुखमरी आएगी, बेरोजगारी आएगी,
तो ऐसा ना हो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वॉर ना हो, क्योंकि वॉर में सिर्फ एनर्जी क्राइसिस और ये सब नहीं आता। मैंने आप लोगों को बुक बताई थी कौन सी, स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान। तो पर्सनल लेवल पे किस तरीके का चेंज आ जाता है लोगों के जीवन के अंदर, उसको समझने के लिए वो ज़रूर पढ़ें। और आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी क्या राय है। थैंक यू वेरी मच।